वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की जब हम बात करेंगे, हम दो तरीके की पॉलीमराइजेशन की बात करने वाले हैं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पॉलीमर्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी बताइए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन। बेसिकली क्या है कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन के लिए आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मोनोमर, ऐसे मोनोमर चाहिए होंगे जिनमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो, मतलब ऐसे मोनोमर जिनमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। सो एडिशनल पॉलीमराइजेशन is a reaction in which unsaturated monomer combine with each other to form a polymer। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में अनसेचुरेटेड जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब ऐसे मोनोमर जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं। इसका एग्जांपल है आपका टेट्राफ्लोरोएथेन है, वो जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो टेफ्लॉन बना देता है। जैसे आप मोनोमर देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी और उसके साथ 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथेन। और जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये टेफ्लॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। अब एडिशनल पॉलीमराइजेशन पे जब मैं आता हूँ तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और बाकी होती है आपकी आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन के अंडर आपके पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन आता है। तो जब मैं बात कर रहा होता हूँ, मतलब एडिशनल पॉलीमराइजेशन बेसिकली आपके पास दो टाइप के हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयनिक पॉलीमराइजेशन। और आयनिक पॉलीमराइजेशन भी आप दो तरीके से डिस्कस करेंगे, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का से। सो पहली चीज़ तो ये है कि फ्री रेडिकल आर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्पेसिस दैट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, नॉर्मली दे आर हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लाइफ टाइम। तो जो आपके फ्री रेडिकल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए उनकी लाइफ टाइम क्या होती है, शॉर्ट होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अब जब आप कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलैटिक फ्यूज़न करते हैं तब आपका फ्री रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन आर चेन पॉलीमराइजेशन in which each of polymer molecule grown by addition of monomer to the terminal free radical reactive site known as a active site। तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को आप चेन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, वो फ्री रेडिकल आपकी मोनोमर की यूनिट में अटैक करता है और फ्री रेडिकल आपके मोनोमर की यूनिट के एंड में अटैच हो जाता है और इसी तरीके से वो आगे प्रोपोनेट करता है, आगे बढ़ता है। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, वो हम आगे वाली स्लेट में देखेंगे। आफ्टर द ईच एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल ट्रांसफर टू चेन एंड, और लास्ट में क्या हो जाता है, वो चेन के एंड में चले जाता है। चेन पॉलीमराइजेशन जो होती है वो 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप में। तो सबसे पहले जब मैं इनिशिएशन पे आता हूँ तो इनिशिएशन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और तब क्या होता है कि वो फ्री रेडिकल आपका मोनोमर मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप इस इनिशिएशन में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका कि जो आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे स्टेप में जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो मोनोमर की यूनिट में जाके क्या करता है, अटैक करता है। और आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल आपके किससे बनते हैं, होमोलैटिक फ्यूज़न से बनते हैं। तो इनिशिएशन वाले स्टेप में दो चीज़ें होनी है, पहले आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना है, दूसरे में वो जो फ्री रेडिकल होगा वो मोनोमर की यूनिट पे अटैक करेगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, जो आपको दिख रहा होगा, बेंजीन रिंग है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ
फिर ओ ओ सी डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन रिंग। इसका नाम बेंजोइल परऑक्साइड है। हीट क्या या लाइट की प्रेजेंस में ये बेंजोइल परऑक्साइड क्या हो जाता है, टूट जाता है दो इक्वल पार्ट में, और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिकली बीच से कहाँ से टूट रहा है, ये ओ ओ जो बॉन्ड है, परऑक्साइड जो बॉन्ड है, वो परऑक्साइड बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये बेंजोइल रेडिकल बना लेता है। अब ये जो बेंजोइल रेडिकल है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये बेंजोइल रेडिकल भी CO2 को लॉस करते हुए आपका बेंजीन फ्री रेडिकल बना देता है। इसी तरीके का एक एग्जांपल आपके पास है H2O2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा होगा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया। तो बेसिकली आपके पास परऑक्साइड बॉन्ड होगा, O सिंगल बॉन्ड O परऑक्साइड बॉन्ड होगा, और वो परऑक्साइड बॉन्ड जो होता है बीच से टूट जाता है, तो वो दो क्या बना देता है, दो OH फ्री रेडिकल बना देता है। तो वो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल्स। दूसरा स्टेप होता है, पहले स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होना है कि आपका जो फ्री रेडिकल हुआ है वो मोनोमर की यूनिट पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस स्टेप को हम प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। प्रोपोगेशन मतलब हो गया चेन का आगे बढ़ना, इनिशिएशन मतलब चेन का शुरू होना, प्रोपोगेशन मतलब चेन का आगे बढ़ना, और टर्मिनेशन का मतलब हो गया चेन का ख़त्म होना। तो दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन का। तो एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल टू द एक्टिव सेंटर टू ग्रो ए पॉलीमर चेन। इसमें क्या होता है, प्रोपोगेशन वाले स्टेप में जो फ्री रेडिकल होता है वो फ्री रेडिकल आपकी मोनोमर की यूनिट के साथ कंबाइन करता है, तो इसमें चेन प्रोपोगेट होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे RCH2CH के साथ X है, और यहाँ पे आपके पास CH वाले के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है और मोनोमर की यूनिट है आपके पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, ये मोनोमर की यूनिट है। तो आप बेसिकली सबसे पहले आपके पास एक फ्री रेडिकल रहा होगा, वो फ्री रेडिकल ने मोनोमर की यूनिट, और मोनोमर की यूनिट क्या है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके साथ X है, X कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके पास ये जहाँ पे कार्बन के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, जो फ्री रेडिकल है उसने क्या करेगा, वो ऐड करेगा मोनोमर की यूनिट के साथ, और फ्री रेडिकल आपका चेन के एंड में चले जाएगा, चेन के एंड में चले जाएगा। तो आप ये हेड टू टेल में वाले में देख रहे होंगे कि वो अब कहाँ चले जाएगा, एट द एंड ऑफ चेन। अब आप देख रहे हैं कि वो जो डॉट है, जो फ्री रेडिकल है, वो अब चेन के एंड में चले गए, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस मॉलिक्यूल के पास फ्री रेडिकल है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका दूसरे मॉलिक्यूल मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन करेगा, और वहाँ पे चेन क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो ये प्रोपोगेशन हो गया। आखिरी स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन का स्टेप होता है। ये लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन, मतलब चेन यहाँ पे रुक जाती है। यहाँ पे दो मैकेनिज्म होते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है या डिस्प्रपोनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया, कपलिंग टुगेदर ऑफ टू ग्रोइंग चेन, मतलब दो ऐसी चेन जिनके पास फ्री रेडिकल होंगे। फ्री रेडिकल होंगे मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आपके पेयर हो जाते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। और वो पेयर होने की वजह से अब जब वो पेयर हो जाएंगे तो दे विल बी नो मोर फ्री रेडिकल, वो अब फ्री रेडिकल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। तो पहला तरीका है आपके कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होंगे कि दो आपके पास यूनिट ऐसी हैं जिनके पास क्या है, दो यूनिट ऐसी हैं जिनके पास आपका चेन में फ्री रेडिकल है। तो जब वो दोनों कंबाइन करेंगे तो बेसिकली वो क्या फॉर्मेशन करेंगे, वो फॉर्म करेंगे एक दोनों मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, और दोनों फ्री रेडिकल का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपका कंबाइन करके आपके स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे। दूसरा रिएक्शन है आपका डिस्प्रपोनेशन। डिस्प्रपोनेशन क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम एक चेन का मूव कर जाता है दूसरी के साथ, और इस तरीके से वो डिस्प्रपोनेट कर देता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तीन स्टेप में होती है। पहले स्टेप में आपका कॉम्बिनेशन होता है, पहले स्टेप इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन कैसे होता है, इनिशिएशन होने के लिए आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, वो मोनोमर की यूनिट पे अटैक करता है। दूसरा यूनिट प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन वाले स्टेप में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल होता है वो मोनोमर की यूनिट के साथ अटैक करता है, और फ्री रेडिकल एट द एंड ऑफ द चेन चले जाता है, और
हर नए मॉलिक्यूल के साथ फ्री रेडिकल एट एंड ऑफ द चेन आता है। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन भी दो तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो फ्री रेडिकल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं स्टेबल। तो ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सॉरी। दूसरा है आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है आपके पास, तो ये वाली रिएक्शन भी आपके 3 स्टेप में होती है। तो पहला स्टेप, एडिशनल जो भी होंगे वो 3 स्टेप में होंगे। कौन से? इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले कैटायनिक की बात कर रहा हूँ मैं। कैटायनिक का मतलब यहाँ पे जो एक्टिव स्पीसीज होगी, जैसे इससे पहले एक्टिव स्पीसीज क्या थे? फ्री रेडिकल। इस समय आपकी एक्टिव स्पीसीज क्या होगी? कैटाइन होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है वो प्रोटोनेट करता है मोनोमर का और चेन को स्टार्ट करता है। क्या मतलब है इसका? जैसे इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और एक को कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। जनरली आपका जो कैटलिस्ट होगा आपका यहाँ पे वो लुईस एसिड होगा। जैसे BF3 एक लुईस एसिड है यहाँ पे, या आप इसकी जगह पे आप AlF3 ले सकते हैं या AlCl3 ले सकते हैं, तो वो लुईस एसिड है। तो बेसिकली उस लुईस एसिड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो जब वो रिएक्ट करेगा किसी लुईस बेस के साथ, सपोज हमने वाटर ले रखा है, या आप मेथनॉल ले सकते हैं या आप एथनॉल ले सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन्स हो। तो बेसिकली क्या होगा आपका, जब बोरॉन जो सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो सेंटर है, वहाँ पे आपके लोन पेयर जाके अटैक करेंगे। तो बेसिकली उस वाली जगह पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा आपका कैटायन, और आपके पास जो आपका डोनर एटम होगा उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही BF3 को H2 अगर आपके इलेक्ट्रॉन देता है तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आपके इनिशिएट करता है, वो क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज जाके ऐड करता है वो आपके डबल बॉन्ड को, वो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे ऐड करके और कैटाइन को फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से चेन क्या होती है, इनिशिएट होती है। इसका मतलब क्या हो गया है, आपके पास सबसे पहले एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। उस एसिड बेस रिएक्शन की वजह से एक कैटाइन जनरेट होता है। वो कैटाइन मोनोमर के साथ क्या करता है, कंबाइन करके एक कैटाइनिक स्पीसीज आपके पास क्रिएट करता है। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है आपका, कि एक जो कैटाइनिक स्पीसीज जो आपने जनरेट किया है वो फिर से क्या करता है, वो मोनोमर यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है, मोनोमर की यूनिट के साथ रिएक्ट करता है और चेन को आगे बढ़ाते रहता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, ये चलता है। आखिरी स्टेप है प्रोपोगेशन का, हम उस पर बाद में बात करेंगे। इनिशिएशन वाले स्टेप में क्या होता है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। उस एसिड बेस रिएक्शन की वजह से एक कैटाइन जनरेट होता है। वो कैटाइन क्या करता है, बेसिकली मोनोमर की जो यूनिट है उस मोनोमर की यूनिट पे क्या करता है, अटैक करता है और एक्टिव स्पीसीज बनाता है। वो एक्टिव स्पीसीज प्रोपोगेशन के स्टेप में, वो एक्टिव जो स्पीसीज होती है वो आपकी जो मोनोमर की जो दूसरी यूनिट है उसके साथ अटैक करते हुए आगे चेन फॉर्मेशन करते रहता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। और कैटाइनिक एट द एंड ऑफ द क्या कह सकते हैं, चेन के एंड में चले जाता है। तो इसमें मैंने कहा था आपको कि एक लुईस कैटलिस्ट लेते हैं, लुईस एसिड जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, और बेस लेते हैं। तो टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या करते हैं आप उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, वीक बेस ऐड करते हैं। तो वीक बेस क्या करता है, बेसिकली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है और चेन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये है आपकी प्रोपोगेशन का स्टेप। थोड़ा मेरे पास फ़ोन पे मैं अभी आपको पेन यूज़ करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पे देखिए H2SO4 नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H2SO4 में तब्दील हो जाएगा। ये हो गया।
दूसरा जो है आपका एनायनिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म या एनायनिक पॉलीमराइजेशन। हम तो 3 तरीके की पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे थे हम, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो इसमें जो लास्ट है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है। बेसिकली क्या होता है आपका, एक एनायनिक स्पीसीज होता है, वो कार्बो एनाइन एज ए इंटरमीडिएट जनरेट करता है, और वो कार्बो कैटाइन जो एनाइन जो होता है वही आपका क्या होता है, एक्टिव स्पीसीज होता है। ठीक है जो, और अब इस पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो गए हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, इट कैन बी बॉट बाय रिएजेंट सच एज ब्यूटाइल लिथियम और पोटेशियम एमाइड। इनिशिएशन वाले स्टेप में आप क्या करते हैं, या पोटेशियम ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं या पोटेशियम एमाइड लेते हैं, और उसका इनिशिएशन वाले स्टेप में वो तो बेस के साथ रिएक्ट कर, मतलब जो बेस होता है वो आपकी डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, और वो आपकी क्या बनाता है, कार्बेनियम आयन बनाता है। बेसिकली जो कार्बेनियम आयन है वही कार्बेनियम आयन क्या करता है आपका, वो एक्टिव, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आपका कार्बेनियम आयन बन रहा है वो मोनोमर की यूनिट को पे अटैक करते हुए चेन को प्रोपोनेट करता है। और ये टर्मिनेशन कैसे होता है, जब आप उस चेन में क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और चेन टर्मिनेट हो जाती है। सबसे पहले आप बेस की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मोनोमर की यूनिट के साथ, तो आपका कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन होता है। वो जो कार्बो एनाइन होता है वो कार्बो एनाइन फिर से मोनोमर की बाकी यूनिट के साथ रिएक्ट करते हुए आपका चेन को प्रोपोगेट करता है, और जो एनाइन होता है वो एट द एंड ऑफ चेन आ जाता है। तो यहाँ पे जो चेन की टर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम एसिड ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपका चेन स्टॉप हो जाती है। तो ये था आपका एडिशनल पॉलीमराइजेशन। तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन में हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में हमने देखा कि भाई आपका 3 तरीके की होती है, फ्री रेडिकल हो गया, चेन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कैटायनिक हो गया, और एनायनिक। अब जो दूसरा जो मोड है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में आपके स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, NH4Cl हो गया, इस तरीके के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अब कंडेंसेशन ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मोनोमर आर डाई फंक्शनल और मल्टी फंक्शनल। तो मोनोमर आपके डाई फंक्शनल या मल्टी फंक्शनल, 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, आपके पास 2 मोनोमर यूनिट हैं, तो जिनके पास क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो वाटर को रिलीज़ करते हुए डाइमर बना देंगे। अगर मोनोमर की रिएक्शन हम डाइमर के साथ करेंगे तो वो ट्राइमर बना देगा, और डाइमर की रिएक्शन हम डाइमर के साथ करेंगे तो वो टेट्रामर बना देगा। तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मोनोफंक्शनल कंडेंसेशन, मोनोफंक्शनल कंडेंसेशन मतलब दोनों मोनोमर यूनिट हैं उनके पास एक एक फंक्शनल ग्रुप हो। दोनों मोनोमर यूनिट के पास आपके एक एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपके पास अल्कोहल है, तो ये वाटर को एलिमिनेट कर देंगे और एस्टर बना देंगे। तो ये इस तरीके की रिएक्शन आपका मोनोफंक्शनल कंडेंसेशन रिएक्शन है। लेकिन डाईफंक्शनल कंडेंसेशन रिएक्शन भी होती है जब आपके पास दोनों जो मोनोमर यूनिट होती हैं दोनों के पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, और डाई अल्कोहल इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जब वो आपस में तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हुए वो पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इस तरीके से ये पॉलीएस्टर बनेगा। तो मोनोफंक्शनल ग्रुप और डाईफंक्शनल ग्रुप ये आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने एक सिस्टमेटिक डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है कि पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड और यूरिया थायोड कैसे बनेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।